वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए सबक नंबर 22 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के MCQs चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 22 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है आंधी और इसके शायर हैं कैफ़ी आज़मी। तो सबसे पहले हम शायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर नज़्म से मुतालिक अहम सवालात पढ़ेंगे और लास्ट में नज़्म किसे कहते हैं इससे मुतालिक अहम सवालात समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 1, कैफ़ी आज़मी की पैदाइश कब हुई? 1916 या 1917? तो कैफ़ी आज़मी की पैदाइश 1916 में हुई। कैफ़ी आज़मी का इंतकाल कब हुआ? 2004 या 2002? तो कैफ़ी आज़मी का इंतकाल 2002 में हुआ। अगला सवाल है, कैफ़ी आज़मी का असल नाम क्या था? अतहर हुसैन रिज़वी, अज़हर हुसैन रिज़वी? तो कैफ़ी आज़मी का असल नाम था अतहर हुसैन रिज़वी। कैफ़ी आज़मी कहाँ पैदा हुए? आज़मगढ़ या अज़ीमाबाद? तो कैफ़ी आज़मी आज़मगढ़ में पैदा हुए। कैफ़ी आज़मी ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मकतब से या घर से? तो इन्होंने घर से इब्तिदाई तालीम हासिल की। अगला सवाल है, कैफ़ी आज़मी लखनऊ के किस मशहूर इदारे में दाखिल हुए? सुल्तान अल मदारिस, उस्मानिया मदारिस? तो कैफ़ी आज़मी लखनऊ के मशहूर सुल्तान अल मदारिस में दाखिल हुए। अगला सवाल, कैफ़ी आज़मी को शायरी का शौक़ कब से हुआ था? बचपन से या जवानी में? तो कैफ़ी आज़मी को बचपन से शायरी का शौक़ था। अगला सवाल है, कैफ़ी आज़मी तालिब इल्मी के ज़माने से किस तहरीक से वाबस्ता हुए थे? आज़ादी की तहरीक से या तरक्की पसंद तहरीक से? तो कैफ़ी आज़मी तालिब इल्मी के ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हुए थे। अगला सवाल है, कैफ़ी आज़मी कौन सी पार्टी के सरगर्म रुकन थे? कम्युनिस्ट पार्टी के या कांग्रेस के? तो कैफ़ी आज़मी कम्युनिस्ट पार्टी के सरगर्म रुकन थे। अगला सवाल है, कैफ़ी आज़मी मुंबई में कब आए? 1942 में या 1943 में? तो कैफ़ी आज़मी मुंबई में 1943 में आए। कैफ़ी आज़मी मुंबई आने के बाद कौन से रिसाले की मजलिस इदारत में शामिल हुए थे? कौमी जंग या कौमी आवाज़? तो कौमी जंग के रिसाले की मजलिस इदारत में शामिल हुए थे। अगला सवाल है, कैफ़ी आज़मी मुंबई आने के बाद फिल्मी दुनिया से जुड़ गए और इन्होंने फिल्मों के लिए कई नग़मे और देश लिखे, मकालमे या नाम? तो इन्होंने फिल्मों के लिए मकालमे लिखे। अगला सवाल है, कैफ़ी आज़मी का शायरी मजमूआ झनकार कब शाया हुआ? 1945 या 1946? तो 1945 में कैफ़ी आज़मी का शायरी मजमूआ झनकार शाया हुआ। कैफ़ी आज़मी का शायरी मजमूआ आखिर शब कब शाया हुआ? 1946 ना या 1947? तो आखिर शब 1947 में शाया हुआ। अगला सवाल है, कैफ़ी आज़मी का शायरी मजमूआ आवारा सजदे कब शाया हुआ? 1974 या 1973? तो आवारा सजदे 1973 में शाया हुआ। कैफ़ी आज़मी का शायरी मजमूआ इब्लीस की मजलिस शोरी कब शाया हुआ था? तो इब्लीस की मजलिस शोरी 1973 में शाया हुआ था। अगला सवाल है, कैफ़ी आज़मी का शायरी मजमूआ सरमाया कब शाया हुआ? 1976 या 1977? तो सरमाया 1977 में शाया हुआ। कैफ़ी आज़मी के फ़िल्मी नग़मों का मजमूआ किस नाम से शाया हुआ? फ़िल्मी नग़मों का मजमूआ मेरी आवाज़ सुनो या मेरी कोशिश? तो आंसर होगा मेरी आवाज़ सुनो। अगला सवाल है, आवारा सजदे पर इन्हें कौन से एजाज़ात से नवाजा गया था? सोवियत लीडर अवार्ड और साहित्य अकेडमी के एजाज़ से नवाजा गया था। अगला सवाल है, नज़्म आंधी के शायर कौन है? तो कैफ़ी आज़मी है। नज़्म आंधी में कैफ़ी आज़मी ने क्या बात बयान की है? तो यहाँ पर उन्होंने आंधी को एक इस्तियारा बनाकर इसकी क़ुव्वत को नए रूप में पेश किया है। कैफ़ी आज़मी कहते हैं कि ये आंधी हकीकतन तेज़ चलने वाली हवा नहीं है, बल्कि जुल्म सितम और साम्राज्य हुकूमत और ग़ुलामी के ख़िलाफ़ देश की जदोजहद की अलामत है। किसकी जदोजहद की अलामत है? अवाम की जदोजहद की अलामत है। अगला सवाल है, नज़्म आंधी किस कैफियत को बयान करती है? हिंदुस्तानी अवाम ने आज़ादी के लिए जो कोशिश की है उस कैफियत को बयान करती है ये नज़्म। कसर शाही से क्या मुराद है? शाही महल या शाही महफिल? तो कसर शाही का मतलब है शाही महल। अगला सवाल है, बर्क़ से क्या मुराद है? आसमानी बिजली या आसमानी आफत? तो बर्क़ का मतलब है आसमानी बिजली। आतिश परचम से क्या मुराद है? आग जैसा झंडा या फतेह का झंडा? तो आतिश परचम का मतलब है आग जैसा झंडा।
कैफी आज़मी कहते हैं कि ये आंधी नहीं, लगता है आसमान पर बिजली लहरा रही है। इस आंधी के बाइस देश हिचकोले खा रही है। क्या हिचकोले खा रही है, ज़मीन या ज़िंदगी? तो ज़मीन हिचकोले खा रही है। अगला सवाल है, कैफी आज़मी कहते हैं कि ये आंधी मचलती झूमती आगे बढ़ रही है। यहाँ आंधी के आगे बढ़ने से क्या मुराद है? यहाँ आंधी के आगे बढ़ने से मुराद है यानी कि आज़ादी के मत वाले आंधी बनकर आगे बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है, कैफी आज़मी कहते हैं कि ये आंधी फिज़ा में देश उड़ाती हुई आगे बढ़ रही है, धूल या फिर झंडा? तो झंडा उड़ाती हुई आगे बढ़ रही है ये आंधी, ताकि अपने देश को आज़ाद करा सके। अगला सवाल है, कैफी आज़मी कहते हैं कि आंधी के साथ तामीरी तबाही बढ़ रही है। यहाँ तामीरी तबाही से क्या मतलब है? तामीरी तबाही का मतलब है किसी पुरानी चीज़ को हटाकर नई चीज़ की तामीर करना। अगला सवाल है, कैफी आज़मी कहते हैं कि इस आंधी से साम्राज्य हुकूमत के जुल्म सितम थर्रा उठे हैं। देश के झंडे भी कपकपाने लगे हैं। किसके झंडे? हुकूमत के या अवाम के? तो हुकूमत के झंडे कपकपाने लगे हैं। अब है नज़्म से मुताल्लिक अहम सवालात जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1, नज़्म के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के? इंतज़ाम, मुनज़्ज़िम या शायरी के? तो नज़्म के लफ्ज़ी मायने हैं इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के। अगला सवाल, आम और वसी मफ़हूम यानी कि आम और वसी मायनों में किसके मुद्दे मुकाबिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है नज़्म को? नसर के या गज़ल के? तो देखो, उर्दू के दो पार्ट होते हैं, एक नसर और दूसरा नज़्म। तो नसर में वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं जो नज़्म नहीं है, यानी कि सभी तरह के मज़मून और आर्टिकल्स वगैरह। तो इस तरह से नज़्म किसका अपोजिट हुआ? नसर का। तो आंसर होगा नसर। अगला सवाल है, देश में वो तमाम इसनाफ यानी कि वो सभी प्रकार और असालिब यानी कि तरीके, स्टाइल शामिल होते हैं जो कि हैयत, बनावट के एतबार से नसर नहीं है। जो नसर नहीं है तो वो क्या है? नज़्म है। अगला सवाल है, इस्तिलाही मायनों में देश के अलावा तमाम शायरी को नज़्म कहते हैं। किसके अलावा? गज़ल के अलावा या मसनवी के अलावा? तो गज़ल के अलावा इस्तिलाही मायनों में तमाम शायरी को नज़्म कहते हैं। अगला सवाल है, जब हम नसर को बतौर मुनफरिद शायरी सिन्फ के देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि नज़्म का एक देश होता है, मरकज़ी ख़याल या मरकज़ी किरदार? तो नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है। अगला सवाल है, पूरी नज़्म का ताना बाना किसके इर्द गिर्द घूमता है? मरकज़ी किरदार के या मरकज़ी ख़याल के? तो पूरी नज़्म का ताना बाना मरकज़ी ख़याल के इर्द गिर्द घूमता है। अगला सवाल है, नज़्म की अहम खसूसियत क्या है? मरकज़ी ख़याल या ख़याल का तदरीजी इर्तिका? तो नज़्म की अहम खसूसियात है ख़याल का तदरीजी इर्तिका। तवील नज़्मों में ख़याल का तदरीजी इर्तिका वाज़ा होता है, पर देश नज़्मों में वाज़ा नहीं होता, मुख्तसर या फिर ख़ास। तो तवील नज़्मों में तदरीजी इर्तिका वाज़ा होता है, मुख्तसर नज़्मों में वाज़ा नहीं होता। अगला सवाल है, नज़्म के लिए ना हैयत की कोई कैद होती है और ना ही देश की। तो मौज़ूआत की भी कोई कैद नहीं होती है नज़्म में। अगला सवाल है, उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत में देश और देश नज़्में कही गई, पाबंद और आज़ाद मुअर्रा, पाबंद और नसरी नज़्में। तो उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत यानी कि बनावट में पाबंद और आज़ाद मुअर्रा नज़्में कही गई। नज़्म को शोरा के यहाँ तरकीब बंद और देश बंद की हैयत भी बहुत मकबूल रही, तरकीब बंद और तरजीह बंद की हैयत। अगला सवाल है, हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में हैं? तो हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं। ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाए, ऐसी नज़्मों को पाबंद नज़्म कहते हैं। ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़ियों की पाबंदी ना हो, तो काफ़ियों की पाबंदी नहीं होगी तो ऐसी नज़्म मुअर्रा नज़्म कहलाएगी। ऐसी नज़्म जिसमें ना काफ़ियों की पाबंदी हो और मिसरे छोटे बड़े हों, तो ऐसी नज़्म को आज़ाद नज़्म कहते हैं। देश नज़्म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है, तो नसरी नज़्म